नमस्कार। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इलेक्शन कमीशन के बारे में। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह, एक्स सिविल सर्वेंट। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्फेसाइज करता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जिसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शंस को सुपरवाइज, कंट्रोल और डायरेक्ट करने की। और हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली, इफेक्टिवली, न्यूट्रली और किसी दबाव के बिना कर पाए। पर हाल के कुछ वर्षों में कई सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कमजोर हो गया है, सरकार के प्रेशर में आ गया है और इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। यह बात रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट करी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इलेक्शन कमिश्नर्स को सरकार का यस मैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स को इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सके अगर वो गलती करते हैं तो आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो आज भारत को चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन फुली ऑटोनोमस, पावरफुल और इफेक्टिव बन पाए। पर उससे पहले ये जानेंगे कि इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं। इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेसी की जड़ या रूट्स होते हैं और जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इस जड़ को और रूट्स को मजबूती देता है एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल न्यूट्रल और इफेक्टिव हो। इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एग्जामिनेशन होते हैं और हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन फेयर हो, पार्शियल ना हो। आप भी जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन बिल्कुल फेयर प्रोसेस से होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। और फेयरनेस प्रोवाइड करता है एग्जामिनर। इलेक्शंस का एग्जामिनर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन एग्जामिनर बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सुधारों को ठीक से समझिए। तो पहला सुधार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है, वो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। हम एक सवाल उठाते, शुड सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स बी डन बाय गवर्नमेंट? क्या सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स क्या पूरी तरह से सरकार के पास होना चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट के पास होना चाहिए? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, पर उसका अगर चयन सरकार के हाथ में दे देते हैं तो उसकी ऑटोनॉमी पे सीधे इंपैक्ट पड़ता है। इसको और समझने के लिए जाते हैं साल 1990 में। साल 1990 में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए, उनका नाम था टी.एन. सेशन। संवैधानिक रूप से हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, यानी कि उसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। सीईसी को सरकार नियुक्त तो करवा सकती है पर सरकार हटा नहीं सकती, और यह बात टी.एन. सेशन को पूरी तरह से पता थी। जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने रियल पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन दिखाना शुरू किया और सभी पार्टी से रुथलेसली डील किया विदाउट टेकिंग एनी साइड्स। 1991 का जनरल इलेक्शंस उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और उन्होंने सभी पार्टी को इक्वली बॉम्बार्ड किया। जब एक सरकार चुन के आई, कोalition गवर्नमेंट आई, सभी पार्टियों ने कहर देखा था इलेक्शन कमीशन का, तो सभी पार्टियों ने ये शायद एक मत बनाया कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए ताकि इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर, इलेक्शन कमीशन की पावर को कम किया जाए। 1993 में एक अमेंडमेंट लाया गया। उस अमेंडमेंट के द्वारा 2 more election commissioners were added. Now election commission became a 3 member body. ये 2 मेंबर ऐड किए गए कहीं न कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर को डाइल्यूट करने के लिए। The purpose was to undermine the power of CEC. अब ये बॉडी दिखती कैसे है? इलेक्शन CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Now there are 2 election commissioners. ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर सरकार नियुक्त कर सकती है और सरकार हटा सकती है अगर सीईसी रिकमेंड करे। तो कोई भी पार्टी जो पूरी तरह से सत्ता में इसको मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऑफिसर जो उस पार्टी के क्लोजर हो, रूलिंग पार्टी के क्लोजर हो, जिसकी पूरी सत्ता है, उसको सीईसी बना सकती है। और ये सीईसी बनने के बाद इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का रिकमेंडेशन दे सकता है। तो 2 और व्यक्ति जो सूटेबल हो उस पार्टी या सरकार के नियुक्त किए जा सकते हैं। तो अब ये तीनों मेंबर रूलिंग पार्टी के फेवर में है, रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में है, तो जाहिर है ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। और ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर एज अ फीडर का काम भी कर सकते हैं। अगर ये सीईसी रिटायर होता है तो इन्हीं दोनों में से सीनियरिटी के बेसिस पे कोई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो ये कंट्रोल की प्रक्रिया चलती रह सकती है। पर क्या ऐसा हो पाया?
कोalition के दौर में ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि एक के बाद एक अच्छे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आ रहे थे। टीएन सेशन के बाद एमएस गिल आए, लिंगदो आए और ये प्रक्रिया एसवाई कुरैशी तक चली। पर हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है जब एक पार्टी की सत्ता आती है, तो जाहिर है ये मैनिपुलेशन करना बहुत आसान होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, शायद ये पिछले कुछ वर्षों में उसको भी दिखाई दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक ऑर्डर पास किया कि ये जो प्रक्रिया है जो सरकार के द्वारा होती है, इसको सरकार के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होना चाहिए। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इस प्रकार से है, सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। किसके लिए? फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें 3 मेंबर कौन होंगे? सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे एलओपी लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जुडिशियल की तरफ से होंगे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि 3 लोग 3 अलग अलग पैमाने के हैं। तो यानी कि अब चेक्स एंड बैलेंसेस बेटर होने की उम्मीद है, न्यूट्रलिटी इन टर्म्स ऑफ वार्ड में भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होने की उम्मीद है, और एक फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इमर्ज होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें जो सरकार की पावर है वो 1/3 रह गई है। इसके बाद जो अगला सुधार है जिसमें बहुत जरूरत है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सभी इलेक्शन कमिश्नर्स को देने की जरूरत है। इसको भी थोड़ा समझते हैं। अगर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगा तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो सरकार तीनों को नहीं हटा सकती है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला है। जैसे कि मैंने आपने बताया कि सीईसी को सरकार नियुक्त तो करवा सकती है, पर सरकार हटा नहीं सकती। उसको हटाने का प्रक्रिया है इम्पीचमेंट प्रोसेस थ्रू पार्लियामेंट। ये एक थोड़ा मुश्किल प्रक्रिया होती है, मुश्किल मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो यानी कि हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो हटाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, उनको भी इस टाइप का प्रोटेक्शन मिलने की आवश्यकता है। तो उसके लिए फिर से एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 324(5) के अंदर, जिससे ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो सीईसी को मिली हुई है एक्सटेंड की जा सके। इससे अब ये तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स को सरकार नहीं हटा सकती है। तो जाहिर है एंटायर बॉडी विल बिकम मोर बोल्ड एंड डिसाइसिव इन टेकिंग एक्शंस। तो सरकार के कंट्रोल से वो बाहर हो जाती है। पर और भी कुछ और काम करने की जरूरत है। कोई भी बॉडी, कोई भी संस्था तभी और ज्यादा पावरफुल होती है जब उसके पास खुद का स्टाफिंग पैटर्न होता है, और स्टाफ सिलेक्शन के लिए उसके बाद खुद डिस्क्रिप्शन और ऑटोनॉमी होती है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के पास है? नहीं है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करी और ये बताया कि इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? इलेक्शन कमीशन को एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट चाहिए। ये सेक्रेटेरिएट जिसके अंदर प्रॉपर स्टाफिंग पैटर्न हो और ऑफिसर्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया खुद इलेक्शन कमीशन का हो। आज देखते हैं स्थिति क्या है। It does not have a permanent secretariat, no recruitment rules and no shortlist criteria to appoint officers. ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो उसको ऑफिसर्स मिलते कहां से? उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होता है, मिलते कहां से? मिलते नहीं है, दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं? हाउ इट गेट्स इट्स ऑफिसर्स? दिए जाते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा दिए जाते हैं। ये किसके अंडर में आता है? ये आता है पीएमओ के अंडर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में। यानी कि सीधे सरकार का दखल इसमें बढ़ जाता है। तो फिर से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो पहले क्या जरूरत है? परमानेंट सेक्रेटेरिएट, स्टाफिंग स्ट्रक्चर और सिलेक्शन क्राइटेरिया। भारत में पूल ऑफ ऑफिसर्स है, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स हैं, स्टेट सर्विस ऑफिसर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया से कोई भी ऑफिसर सिलेक्ट कर सकता है अपना स्टाफ और ऑफिशियल वर्क के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, कोई भी इंस्टीट्यूशन और भी पावरफुल तब होता है जब उसके पास कंप्लीट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, जो पैसे का मोहताज नहीं होता, उसको दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ता। क्या ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन के पास है? शायद नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। आज उसको पैसा कहां से आता है? वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लॉ मिनिस्ट्री किसकी? रूलिंग पार्टी की। तो कहीं ना कहीं फिर से कंट्रोल सरकार के पास आ गया। तो बात करते हैं अभी की स्थिति क्या है। फॉर फाइनेंसेस इट इज डिपेंडेंट अपॉन द लॉ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी इन पावर।
सो लॉ मिनिस्ट्री फंड कैसे रिलीज करती है, फंड रिलीज करती है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, पार्लियामेंट में अप्रूवल मिलता है। वोटिंग और अप्रूवल करवाना आसान होता है अगर एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी है, तो नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स उसके पास ज्यादा होंगे तो ये वोटिंग और अप्रूवल करवाना आसान हो जाता है। तो यानी कि अपनी ताकत के जरिए, वोटिंग पावर के जरिए वो मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइमिंग ऑफ द रिलीज ऑफ फंड्स और द अमाउंट जो रिलीज किया गया है। तो फिर से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो क्या करने की जरूरत है? कोई ऐसा तरीका जिसमें वो जो फंड है इलेक्शन कमीशन का ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाए, ना कि सरकार की परमिशन लेनी पड़े, ना ही पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़े। तो उसके लिए भी एक तरीका है संविधान में, दैट इज एक्सपेंडिचर शुड बी चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब समझ लेते हैं पहले, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, या बोरोइंग के जरिए जो भी पैसा आता है, वो सारा किस में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड में से अगर भारत सरकार को पैसा निकालना पड़ता है तो वोटिंग और अप्रूवल थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि उसके लिए जितना खर्चा निकालना है वोटिंग और अप्रूवल पार्लियामेंट का लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में है तो वोटिंग और अप्रूवल करवाना आसान हो जाता है। पर ऐसे कुछ खर्चे रखे गए हैं जो ऑटोमेटिक हैं, जो सरकार के कंट्रोल से बाहर होने चाहिए। और जाहिर है वो कौन से खर्चे हैं? प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस जो सरकार के कंट्रोल से बाहर होना चाहिए, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी और अलाउंस जो बाहर होना चाहिए, राज्यसभा का चेयरपर्सन उसकी सैलरी अलाउंस बाहर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी अलाउंसेस। ये सारे जो खर्चे हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं, ना कि सरकार के अप्रूवल से। तो उनको बोलते हैं दीज एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन का भी जो खर्चा है वो वोटिंग के जरिए कंट्रोल ना किया जाए, बल्कि चार्ज हो जाए टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो लास्ट रिफॉर्म की जो बात करने वाला हूं, बहुत ही डिसाइसिव रिफॉर्म है। संविधान में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स होंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। अब आप पूछेंगे आईएएस ऑफिसर्स के नियुक्ति से प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स सरकारों के अंडर काम करते हैं, राज्य सरकार के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर, और इनकी प्रमोशंस, पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट, डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से डिसाइड होते हैं। तो कई बार क्या होता है, आईएएस ऑफिसर्स पॉलिटिकल सपोर्ट लेने लगते हैं और अपनी न्यूट्रलिटी खो बैठते हैं अपना करियर बनाने के चक्कर में। और ऐसे ऑफिसर्स जिनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर डाउट है, अगर वो इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके इंक्लाइनेशन पे डाउट बना रहेगा। तो क्यों ना एक ऐसा काडर खड़ा किया जाए जो किसी भी सरकार के अंदर काम ना करे, ना ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हम क्यों ना ऑल इंडिया इलेक्शन सर्विसेज को गठित करें। ऑल इंडिया इलेक्शन सर्विसेज, कैसी सर्विस बनाई जा सकती है? हमारा संविधान तो अलाउ करता है। आर्टिकल 312 को अगर आप देखते हैं, क्लियरली बोलता है कि वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड इन नेशनल इंटरेस्ट, यानी एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जा सकती है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए। और फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से बड़ा तो कोई भी राष्ट्रीय हित नहीं है, क्योंकि यही जड़ लोकतंत्र की मजबूत करता है, देश को मजबूती प्रदान करता है। तो ऑल इंडिया इलेक्शन सर्विसेज जाहिर है बनाया जा सकता है। इससे क्या होगा? परमानेंट बॉडी ऑफिसर्स मिलेंगे जो किसी भी सरकार के अंदर काम नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ इलेक्शन को मैनेज करना नहीं होगा, मॉनिटर करना नहीं होगा, बल्कि आपने सुना होगा इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वायलेशंस होते हैं, वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, बहुत सारे वायलेशंस होते हैं, वायलेंस होता है, मनी और मसल पावर का दुरुपयोग होता है, कभी कभी कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का क्लियर ऑर्डर है कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, डिवाइडेड रूल पॉलिटिक्स के बेसिस पे अगर भाषण दिए जाते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, और कोई भी कैंडिडेट अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि ये करप्ट प्रैक्टिस है। आरपीए के अंडर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, क्लियर ऑर्डर है। पर इसके लिए कार्रवाई करनी जरूरी है। कार्रवाई करने के लिए प्रॉपर बॉडी ऑफ ऑफिसर्स चाहिए, तो इसलिए ऑल इंडिया इलेक्शन सर्विसेज ऑफिसर्स ये कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये ऑफिसर्स हमको क्यों चाहिए? पहला, फॉर गेटिंग न्यूट्रल एंड इफेक्टिव ऑफिसर्स हु विल नेवर बी सर्विंग अंडर एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि ये और ज्यादा न्यूट्रल इफेक्टिव होंगे, ना कि पक्षपाती होंगे। दूसरा,
Permanent set of officers and staff will help in pursuing electoral malpractices till conclusion. यानी कि जितने भी गलत चीजें होती हैं इलेक्शन के दौरान वो सारी इस पर डील की जा सकती हैं, क्योंकि हमें क्या क्रिएट करना है, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट क्रिएट करने के लिए पहले ऑफिसर्स होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए, फिर पनिशमेंट्स होने चाहिए, तभी हम इलेक्शन सिस्टम को और भी ज़्यादा फेयर कर पाएंगे। तो आज के आपने इस वीडियो में आपने सिंपल तरीके से जाना, अगर इलेक्शन कमीशन को फुली न्यूट्रल, ऑटोनोमस और पावरफुल बनाना है तो 5 सुधारों की जरूरत है। पहला, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी गठित की है। दूसरा, प्रोटेक्शन टू ऑल दी इलेक्शन कमिश्नर्स, संवैधानिक प्रोटेक्शन चाहिए उनको। थर्ड, परमानेंट सेक्रेटेरिएट, स्टाफिंग पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया। चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम। और पांचवा, ऑल इंडिया इलेक्शन सर्विसेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और भी मुद्दों पे वीडियो लाता रहूंगा। हमारे वीडियो को शेयर करिए और डेफिनेटली आप खुद पहले सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।